हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो कल हम लोग जल पढ़ रहे थे, उसके बारे में कुछ देखें। आज भी हम देखें उसका सेकंड पार्ट। कौन सा? दूसरा पार्ट, जल। ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे कि गर्मी में देखते हैं कि जगह जगह स्थान स्थान पे कहीं ना कहीं रोड पे, बस स्टेशन पे इस तरह से रहता है। ये दिखाई दे रहा है। ये क्या है? घड़े है, घड़ा में पानी है, पानी कपड़े से ढक कर रखा गया है, उसको लोग पीने के लिए जाते हैं। दिखाई दे रहा है। उसमें गर्मी के दिन में रहता है ना। तो ये देखें आप कि उसमें क्या रहता है। गर्मी की जगह में, गर्मी में चाहे रोड के किनारे रहे, चाहे अस्पताल रहे, रेलवे स्टेशन रहे, बस स्टेशन रहे, या ऐसा कोई स्थान रहे जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आना जाना है, तो वहाँ पर कपड़े लपेट कर मटके में पानी रखा जाता है। जैसे अस्पताल है, जो पानी रहता है आरओ का, वो भी प्याऊ कहा जाएगा। मतलब ऐसा पानी जो सब पी सके। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? प्याऊ। ये प्याऊ की बात समझ गए। प्याऊ क्या होता है? गर्मी के दिन में रखा जाता है, क्योंकि ठंडी में तो बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती नहीं है। गर्मी में जगह जगह इतनी तेज धूप लगती है, शरीर के अंदर से पानी निकलता है, पसीना निकलता है, कि पानी की जरूरत पड़ती है। तो गर्मी में रहता है प्याऊ। ठीक है। प्याऊ की जरूरत कब पड़ती है? गर्मी में। ठीक। तो पहले पानी के लिए क्या साधन था? सोचिए। पहले पानी हम लोग तालाब से लेते थे, नहर से लेते थे, कुएं से लेते थे। ये सब स्थान है। अपने दादा वादा से पूछेंगे तो पहले कुएं से ही लोग पानी पीते थे। ठीक है, आप लोग भी जान रहे हैं ना। पहले कुएं से पानी पीते थे। सिंचाई नहर से होती थी, कुएं से भी रहट लगाकर सिंचाई होती थी, चलता था। ठीक है। इस तरह से कुएं में इस तरह से व्यवस्था कर दिया जाता था कि उसमें कई ठो डब्बा की तरह लगा रहता है। जब उसको चलाते थे चक्र की तरह, इस तरह से इसमें जगह जगह बांध दिया जाता था। जब इसको चलाते थे तो पानी बाहर निकलता जाता था। ठीक है। इसको हम लोग कहते थे रहट। क्या कहते थे? रहट। रहट। तो पहले इस तरह से सिंचाई होती थी। आज सिंचाई कैसी हो रही है? आज देख रहे हैं हर जगह सब लोग पंप सेट लगवा दे रहे हैं। पंप सेट है, हैंड पंप है, बिजली से चलने वाला या डीजल और पेट्रोल से चलने वाला। ये जो आप लोगों का पंप है, नहीं है? नहर से पानी लगा के पंप से खींच लेते हैं। तो आज पंप से तेजी से पानी निकाला जा रहा है। कैसे निकाला जा रहा है? तेजी से। उसी तेजी से पानी निकलने के कारण सिंचाई के लिए जल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जल का स्तर धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है। तो और एक चीज़ जानिए कि पहले कैसे सिंचाई होती थी, आज कैसे सिंचाई होती थी। पहले कैसे लोग पानी पीते थे, आज कैसे पानी लोग पीते हैं, पता चल रहा है। आज तो बहुत सी टेक्नोलॉजी आ गई, पानी को शुद्ध करने की विधि है। जल से पानी, जमीन से पानी निकालने के लिए बहुत सा टेक्नोलॉजी है। पंप है। पहले बहुत मेहनत करते थे, थोड़ा सा पानी निकलता था। आज तुरंत जमीन से पानी निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है ना। पहले सिंचाई करने में घंटों समय लगता था, आज तुरंत बहुत जल्दी सिंचाई होती है। ट्यूबवेल है ना, ट्यूबवेल है, पंप सेट है ना। नहर से लोग पंप से पानी निकाल लेते हैं, पूरा पानी खत्म हो जाता है, होता है। तो पेड़ पौधों क्या करते हैं? पानी का इस्तेमाल पेड़ पौधों में कैसे है? पढ़े होंगे हम लोग कि ये जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे की जब हम पानी देते हैं तो पानी जो देते हैं वो पानी कहाँ जाता है? पेड़ पौधों की जड़ों में जाता है। ठीक। ये जड़ों से जो खनिज लवण रहते हैं वो पानी में घुल जाते हैं। ठीक है। जो खनिज लवण होते हैं मिट्टी में, जो खनिज लवण होते हैं, जो हम लोग बाहर से खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं, पोटाश डालते हैं ना, तो वो खाद भी पानी के माध्यम से, और खनिज लवण जो है वो पानी के माध्यम से घुल जाता है।
घुल करके पौधों के जड़ों के माध्यम से, जड़ से कहाँ पहुँचता है, तना में, तना से पत्ती में, फिर हर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचता है। तो हमने देख लिया पौधों में पानी का क्या इस्तेमाल है, क्योंकि जल के बारे में पढ़ रहे हैं तो पौधों में पानी का इस्तेमाल देख लिया हमने। सिंचाई के साधन कौन कौन है, सिंचाई के साधन कौन कौन है? पहले क्या क्या साधन थे? तालाब से सिंचाई होती थी, कुआं से सिंचाई होती थी, नदियों से सिंचाई होती थी, नहरों से सिंचाई होती है। आज हैंडपंप है, ट्यूबवेल है, और भी पंप है। ये बिजली, ये मत सोचिएगा कि बिजली चलित पंप है, तो बिजली चलित है, हमने लिख दिया है, लेकिन आप उसको, ये जो पंप है जो हम पेट्रोल से निकालते हैं, डीजल से निकालते हैं ना, जो अपने नहर में लगा देंगे, तालाब में लगा देंगे और पानी निकाल देंगे, तो वो सारी मशीनें जो हैं, जो जिनको बिजली या पेट्रोल डीजल जिससे भी निकाला जाता है, वो सारे इसी में आ गए, सारे पंप। ठीक है, तो आज हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर पानी बहुत कम है, कहीं कहीं पानी की बहुत कमी होती है, तो वहाँ पर ड्रिप का मतलब पानी बूंद बूंद गिरता है, टपक विधि, इसको ड्रिप को टपक भी कहते हैं। यहाँ पानी बूंद बूंद करके गिरा, एक घड़े है, घड़ा में पानी, जैसे नहीं देखते शंकर भगवान के जो शिवलिंग है उस पे पानी गिराते हैं, धीरे धीरे घड़े में पानी भर देंगे, फिर पानी बूंद बूंद गिरेगा शिवलिंग पर, होता है ना ऐसा। तो वैसे ही पेड़ पे, ये मान लीजिए मेरा पेड़ है, पेड़ में कोई मटकी या उस तरह का लटका देते हैं, इसमें नीचे छेद रहता है, इसी में कपड़ा बांध देते हैं, तो कपड़े की सहायता से बूंद बूंद पानी गिरता है, तो इससे पानी कम लगता है, तो उसे ड्रिप विधि कहते हैं। क्या है? ड्रिप। स्प्रिंकलर विधि भी होती है। स्प्रिंकलर, जहाँ पानी जैसे ऊंचाई पर, कहीं पहाड़ है, वहां पर पानी तो पहुंच नहीं पाएगा, तो वहां पर क्या करेंगे, जैसे हम लोग पौधों को पानी देने के लिए नहीं छिड़कते हैं, तो उसी तरह से छिड़काव विधि से, छिड़काव माने जो दवाई छिड़कने वाला मशीन देखते हैं ना, पानी भर लिए, छिड़क दिया, सब पौधों को पानी मिल गया कि नहीं, तो उसी तरह से जैसे हम अपनी दवा मशीन, जो फसलों में दवा छिड़कते हैं, पौधों को पानी देते हैं, तो किस विधि से देते हैं? छिड़काव विधि से ना, वही छिड़काव विधि से वो कहते हैं स्प्रिंकलर। क्या कहते हैं? स्प्रिंकलर और ड्रिप विधि ऐसी जगह इस्तेमाल होती है जहां पानी की बहुत कमी रहती है, पानी की कमी रहती है, वहां पर ये विधि इस्तेमाल होती है। ठीक है, और अब देखिए हम लोग कुछ ऐसे फसलों के बारे में देखेंगे कि जिनको पानी अधिक लगता है। कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको पानी अधिक लगता है, पानी की आवश्यकता क्या होती है? ज़्यादा होती है। जैसे आप लोग जानते हैं, कहाँ? धान में, धान है ना, धान में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है कि नहीं? ठीक, कम पानी किस में चाहता है? गेहूं, चना, मटर, सरसों, यानी गेहूं की के साथ जो फसलें हैं, ठीक है, और धान वाले जो फसलें हैं, धान जो है उसमें क्या होता है? ज़्यादा पानी चाहता है। तो किसमें ज़्यादा, कौन सी ऐसी फसल है जिसमें ज़्यादा पानी लगेगा, बता देंगे? कौन सी? धान। अगर हम पूछेंगे किस फसल में कम पानी लगता है? गेहूं, चना, मटर, सरसों, लिखे भी हैं, देखिए, गेहूं, चना, मटर, सरसों। ठीक है, कुछ ऐसी भी फसलें हैं जिनमें पानी तो चाहिए, पानी के साथ साथ धूप भी चाहिए। क्या चाहिए? धूप। ठीक है, तो उसमें ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, ये जो खाने वाला है ना, जो हम लोग गर्मी में खूब खाते हैं ना, तो उसमें पानी तो चाहता है, लेकिन पानी के साथ साथ क्या चाहता है? धूप। तो उसमें कौन कौन है? ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, इसमें पानी भी चाहिए और तेज धूप भी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या क्या जाना? ऐसी फसलें जाने जिसमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है, किस फसल में कम पानी की आवश्यकता होती है, किसमें पानी के साथ साथ तेज धूप की आवश्यकता पड़ती है। इतनी चीजें समझ गए? ठीक है, अब देखिए हम भूमिगत जल का पुनर्भरण, यानी जो जल, हम तो जल पृथ्वी से पानी बाहर निकालते हैं, तो किसी तरह से पानी अंदर पहुंचाएं, तभी हमको क्या होगा?
वो उसका जल स्तर बना रहेगा। खाली पानी लेते रहें तो खत्म नहीं हो जाएगा पानी। उधर सोचिए, एक घर में हमने चावल गेहूं भर दिया, खाली उसको निकाल कर खा रहे हैं तो खत्म नहीं हो जाएगा। अगर निकाल भी रहे हैं उसमें, भर भी रहे हैं, तब तो चलता रहेगा। खाली बस खाली निकाले उसमें पानी भर ना करें तो खत्म नहीं हो जाएगा। तो बारिश तो होती है, बारिश से पानी जमीन के अंदर तो जाता है, लेकिन बारिश से भी, बारिश का जो पानी होता है उसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो पाता। जैसे पहले क्या था, तालाब थे, कुएं थे, तालाबों में पानी इकट्ठा हो जा रहा था। आज तालाब है कहीं? नहीं है। तो उसी को कह रहा है कि पानी, भूमिगत जल का पुनर्भरण कैसे करेंगे। जैसे देखिए, जो बारिश का पानी है, वो बारिश के पानी को चाहे तो हम छत पर इकट्ठा कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, छत पे इकट्ठा है कि बारिश दिखाया गया ना। यहाँ देखिए पाइप है, ये पाइप देख रहे हैं ना, पाइप आया है जमीन के अंदर चला गया है। ये देखिए छत का पानी है कि नहीं? ये छत है, ये छत का पानी है, ठीक है। ये छत पे पानी इकट्ठा कर रहा है, ये पाइप के जरिए, पाइप के माध्यम से यहाँ क्या कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो पानी है उस पानी को हम नीचे रख दें, नीचे डाल दें। जैसे कुएं में, तालाब में पानी इकट्ठा करते हैं तो तालाब के माध्यम से पानी नीचे जाता है कि नहीं, रिस रिस कर जाता है ना। जो छत है, कमरे की छत है, बारिश तो होती है, बारिश के पानी को एक पाइप के माध्यम से हम जमीन में कहीं भेजने का माध्यम बना दे, गड्ढा बना दे, उसी में भरता रहेगा, उसी के माध्यम से जमीन में जाता रहेगा, ठीक है। क्योंकि अब और क्या काम करेंगे जल के पुनर्भरण के लिए, पुराने कुएं और तालाब को क्या करेंगे, जीवित करेंगे, मतलब उसको फिर से मरम्मत करेंगे। जो तालाब है उसको मरम्मत करवा देंगे, कुएं हैं उसको मरम्मत करवा देंगे। मरम्मत करवाने का मतलब उसको बढ़िया से बनवा देंगे। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, तालाब को पटवा कर उस पर मकान बना दे रहे हैं, तो दिक्कत हो रही है कि नहीं। मकान का जो पानी पर, मकान की छत पर जो पानी है उसको एकत्र करके नीचे लेके चले आए। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि भूमिगत जल का पुनर्भरण कैसे, जो भूमि से जल निकलता है उसकी पूर्ति हम कैसे करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? कैसे करेंगे? पुराने कुओं की मरम्मत करेंगे, तालाब की मरम्मत करेंगे, उसको फिर से सही ढंग से बनाएंगे, और जो तालाब का पानी जो इधर उधर बह जाता है, सॉरी तालाब का बर्फ, जो वर्षा का पानी इधर उधर बह जाता है उसको हम एकत्र करेंगे। एकत्र करके, जैसे छत है, छत तो बहुत बने हैं, घर तो बहुत बने हैं, लेकिन कोई पानी को एकत्रित करता है? पानी को एकत्रित कर, पानी इधर उधर नदी नाले में बहता है, ठीक है ना। तो अगर उसको एकत्रित करके हम जमीन में डालें तो हमारा जल स्तर बढ़ेगा कि नहीं? और देखिए, पानी का बचाव हम किन किन तरीके से कर सकते हैं। बहुत लोग पानी का दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग का मतलब जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कैसे? कभी ध्यान दिए हैं? आज के बाद ऐसा काम मत करिएगा, जितना पानी का ज़रूरत रहेगा उतना ही पानी इस्तेमाल करिएगा। ये नहीं कि पानी का ज़रूरत नहीं है और वो पानी बहता रहे। जैसे कुछ लोग जाते हैं ना, नल खोल देते हैं, नहाने के लिए पानी खोल देंगे, पानी गिरता रहेगा, अपने इधर उधर काम करेंगे। ऐसा होता है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। कहीं नल अगर खुला है तो कुछ उसको बंद कर देना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं नल पानी गिर रहा है, हमसे क्या मतलब है, सोचते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं कर। आज नहीं कल वो पानी हमारे लिए भी घातक होगा ना। पानी सोचते हैं कि इधर हमसे क्या मतलब है, लेकिन पूरी पृथ्वी तो हमारी है। कहीं से भी पानी, सभी लोग ऐसा करने लगेंगे तो धीरे धीरे जलस्तर, पानी की कमी हो जाएगी, जलस्तर नीचे चला जाएगा। तो कहीं नल खुला है तो उसको बंद कर देंगे। ब्रश करने जाते हैं, ब्रश करते समय लोग खोल देते हैं, अपना ब्रश करते रहेंगे, पानी गिरता रहेगा। तो उसको जब ब्रश करने, जब जरूरत हो तब पानी खोलिए ब्रश करते समय, ठीक है। बर्तन धोने के लिए प्रयास करिए। कुछ लोग बर्तन धोते हैं, पानी गिरता रहता है, बर्तन धोते रहते हैं, गिरे कितनी। लेकिन अगर हम बाल्टी या टब में बर्तन धोते हैं तो कम पानी लगेगा कि नहीं। एक टब में पानी भर दिए, उसमें धोएं, ठीक, तो पानी कम लगेगा।
और जो पानी बचा है उस पानी को पौधे में को डाल दिए, तो पानी पौधे को भी मिल गया, मेरा बर्तन भी साफ हो गया। कम पानी में ज्यादा इस्तेमाल हो गया कि नहीं। और पौधे को तो पानी दे दिए। तालाब और कुएं और नदियां जो हैं उसमें गंदा चीज न डालें, कम से कम वो पानी शुद्ध रहे। तालाब में कुछ लोग कचरा डाल देते हैं, गंदा कचरा, ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो पानी हमारा सुरक्षित रहेगा, बचा रहेगा, ठीक है। और अब चलिए देखिए, भूमिगत जल जो है, जल स्तर नीचे जा रहा है, उसका कारण क्या है। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है ना, तो उसके कारण लोगों को हर चीज की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। 2 लोग हैं तो पानी कम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर 10 लोग हो जाएंगे तो ज्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे ना, तो ज्यादा पानी खर्च होगा ना। उद्योग हैं, बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं, उसमें भी तो पानी की जरूरत है। तो जितने उद्योग लग रहे हैं उतना ही पानी की जरूरत है, तो उतने पानी की जरूरत है तो क्या होगा, पानी घटेगा कि नहीं। पंप से पानी निकालते, जहाँ पानी कम निकालते थे वहाँ पंप की खुदाई, हर घर घर ये समरसेबुल हो गया है, जिसको कहते हैं पंप सेट, है ना, घर घर। पहले एक घर में होता, एक गांव में एक ठो होता था, सब लोग वहां से पानी लाते थे। आज एक के जगह 50 ठो हो गया है, तभी तो पानी ज्यादा निकल रहा है, ठीक। वर्षा के जल को एकत्र नहीं करते, वर्षा के जल को क्या करते हैं, एकत्र नहीं करते हैं। वर्षा के जल को एकत्र करते तब भी पानी की कमी नहीं होती। तो ये है कि भूमिगत जल किस कारण से कम हो जा रहा है, ठीक। अब देखिए प्राचीन काल में क्या था और अब क्या है। प्राचीन काल में जो राजा महाराजा होते थे वो बड़े समझदार थे, वो पर्यावरण के प्रति बड़े सक्रिय थे, पर्यावरण के प्रति क्या थे, बहुत सक्रिय थे। वो क्या करते थे, तालाब खुदवाते थे, ठीक है, पेड़ लगाते थे, पानी की व्यवस्था के लिए बड़े बड़े तालाब, बावड़ी भी तालाब का ही भाग है, ठीक है। बावड़ी और तालाब में बहुत मामूली अंतर है। जो तालाब खुदवाते थे उसे कई ठो बावड़ियाँ रहती थी, ठीक है, छोटे छोटे, तो तालाब खुदवाते थे, नहर था, ठीक है। तो राजा महाराजे जो थे लोगों को, प्रजा को पानी पीने के लिए व्यवस्था बनाए थे, वो सब काफी समझदार थे, ठीक है। तो उसी क्रम में हम लोग देखें कि कौन कौन राजा थे। तो देखिए जो पहले था, तो ये सब चीज़ थोड़ा सा अभी आप लोग नहीं समझ, पहले जो है, पहले मानव जो हैं कैसे रहते थे, कुछ पहले सुने हैं ना, देखे हैं ना, पढ़े भी हैं कि मानव पहले कपड़े पहनने को नहीं था, जंगल में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, ठीक है। तो वो सब चीज़ फिर धीरे धीरे सुधार हुआ, उनका विकास हुआ, वो नगर में रहने लगे। कहाँ रहने लगे, नगर में रहने लगे। फिर धीरे धीरे वो अपना शासन करने लगे, उसमें एक राजा बनने लगा, वो सब प्रजा बनने लगी, राजा की आज्ञा मानने लगे, ठीक है। इस तरह से मतलब जो पहले लोग थे वो धीरे धीरे राजा में परिवर्तित होने लगे, ठीक है। तो एक धीरे धीरे एक वंश चला, ठीक है, मतलब एक क्रम चला जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, पहले जो सभ्यता थी, पहले के जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है। उसके बाद वैदिक सभ्यता आई, ठीक है। उसके बाद सब राजा जो है जनपद आए, क्या है, जनपद, जनपद जो ये हम लोग जिला कहते हैं ना, उसी तरह से जब धीरे धीरे विकास होने लगा तो लोग कहने लगे कि मैं एक जिले का मालिक हूँ। राजा एक दूसरे को लड़ के, जीत के, मार काट के अपना उसकी जमीन को हथिया लेते थे, कह देते थे मैं वहां का मालिक हूँ। तो इस तरह से जनपद का उदय हुआ, ठीक है। तो उसी क्रम में सब राजा महाराजाओं का जन्म हुआ। सब राजा महाराजा, एक राजा दूसरे पर आक्रमण करके, देखते हैं ना टीवी में, एक राजा दूसरे पर आक्रमण करके, दूसरा राजा तीसरे पर आक्रमण करके जीतने लगा, ठीक है। तो उसी क्रम में जो है कई वंश आए, ठीक है, कई वंश आए, कई काल आए। जैसे इतिहास जो मेरा है, इतिहास मेरा 3 काल में बटा है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल का मतलब ये है जो इस समय हम लोग हैं, स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद का। मध्यकाल क्या है, मध्यकाल में
ये जो मध्यकाल के राजा थे तो अपने इतिहास को 3 भागों में बांट दिए हैं, ठीक है। प्राचीन काल और मध्यकाल और आधुनिक काल। तो प्राचीन काल में जो पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता से लेके जो पहले के मानव थे ना, तब से लेके जब तक ये मुगल शासक जो अकबर बाबर का नाम सुने हैं ना, अकबर बाबर, ये मुगल वाले के आने से पहले, मतलब जब मुगलों का शासन नहीं था तब उसके पहले का जो मेरा काल था उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राचीन काल। और जब मुगल आए, मुगल वाले से लेके अंग्रेज, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के आने तक जो काल था उसको हम लोग कहते थे मध्यकाल, ठीक है। मध्यकाल जो अंग्रेज के आने से पहले, जब अंग्रेज आ गए तो वो काल हो गया आधुनिक काल। तो पूरा इतिहास 3 भाग में बटा है, ठीक है। प्राचीन काल मुगल के आने से पहले, यानी जो मुस्लिम शासक थे उनको आने से पहले, और जो मुस्लिम शासकों का काल था उसमें कुछ हिंदू भी थे। शिवाजी का नाम सुने हैं ना, महाराणा प्रताप, ये सब थे ना, ये सब यही मध्यकाल में थे। इनसे लड़ाई नहीं होती थी ना। तो मध्यकाल में हिंदू शासक भी थे, लेकिन शासन किसका था, मुगलों का। मुगल माने मुस्लिम लोग हमारे देश पर भी कब्जा किए थे, तो उनका जो काल था वो मध्यकाल था। आधुनिक काल क्या था, उसके बाद जब अंग्रेज आए, कौन आए, अंग्रेज आए, तो उन पर आक्रमण करके वो अपना शासन करने लगे, तो वो काल था आधुनिक काल, ठीक है। तो वही है कि उसमें जो है 321 ईस्वी से 184 ईस्वी पूर्व तक किसका काल था, मौर्य काल। क्या था, मौर्य काल, ठीक है। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, मौर्य काल में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो सबसे प्रतापी शासक थे। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ये चाणक्य के शिष्य थे। किनके शिष्य थे, चाणक्य ने इनको कहा कि जो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद, उन पर आक्रमण करके ये मौर्य साम्राज्य बना दिए। कौन सा साम्राज्य बना दिए, मौर्य साम्राज्य। तो इन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य का एक राज्यपाल था, उसका नाम था पुष्यगुप्त। वो सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। किसका झील का, सुदर्शन झील। कौन कराया था, पुष्यगुप्त। वो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। इसी गुप्त वंश में सम्राट अशोक थे। कौन थे, सम्राट अशोक। ये भी बहुत अच्छे थे, लेकिन 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसमें बड़ी मारकाट हुई थी, बड़ी लाखों लोगों को तलवार से काट दिया गया था। वो बेचारा देख के ये अशोक बहुत मतलब पिघल गए और वो मारकाट छोड़ दिए, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए। तो ये अशोक भी जो थे ये भी कुआं और प्याऊ बनवाए थे अपने शासनकाल में। उसी क्रम में गुप्त शासकों में जो गुप्त शासक थे वो भी पानी की सुरक्षा के लिए बहुत सा प्रयोग किए थे। कुएं, बावड़ी, ये सब जलाशय ये सब बनवाए थे। तो उसी गुप्त शासक में स्कंदगुप्त जो था, गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश का अंतिम शासक नहीं था कि गुप्त वंश है तो इसमें ये बने, एक दूसरे को मार काट कर वो मर गए तो वो बने। तो अंतिम जो शासक था वो था स्कंदगुप्त। उनका शासनकाल कब था, 455 से 467 ईस्वी को। तो इन्होंने भी, स्कंदगुप्त ने भी सुदर्शन झील, जो कौन बनवाए थे, मौर्य बनवाए थे। सुदर्शन झील कौन बनवाए थे, मौर्य बनवाए थे ना। उसका फिर से निर्माण किया। उसका क्या किए, फिर से। तो सल्तनत काल में मैंने बताया ना, जो मुस्लिम शासक रहते थे, तो सल्तनत काल में एक फिरोज शाह तुगलक थे, वो भी कुआं और जलाशय बनवाए थे, ठीक है। तो इतनी चीजें समझ गए पानी के बारे में, कर लेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए, ये कुछ होमवर्क हैं, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। प्याऊ किस मौसम में मिलते हैं, हाँ कर लेंगे ना। सिंचाई के साधन कौन कौन है, उन फसलों के नाम बताइए जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। जल के बचाव के कौन कौन तरीके, मतलब किन किन तरीकों से हम जल को
बचा सकते हैं। ठीक है, जहां कम पानी से सिंचाई करनी हो वहां कौन सी विधि का इस्तेमाल, कहीं ज्यादा रहता है कहीं कम रहता है, होता है ना। तो जहां कम पानी से सिंचाई करें, यानी पानी कम हो, वहां कैसे सिंचाई करेंगे पता है। भूमिगत जल की कमी से क्या क्या कारण है, भूमिगत जल की कमी के क्या क्या कारण है। ठीक है, हो जाएगा। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, सम्राट अशोक ने पानी के लिए क्या क्या बनवाया। ठीक है, ठीक, कर लेंगे ना। चलिए।